डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिचल है और मैं आपको ये नहीं बता सकता मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि मेरे हालात कैसे हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी समझना होगा कुछ कहानियाँ झूठी लगती हैं, लेकिन वो सच होती हैं। उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। हम आंखें मूंद कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई बाद में हमारे सामने आती है। उस समय बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। कहानी शुरू करने से पहले इन हालातों को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक ऐसी जगह में कैद हूँ जहाँ से मैं बाहर निकल नहीं सकता, या कहूँ बाहर निकलना नहीं चाहता। मैं अपने पिता के साथ यहाँ पर रहता हूँ। ये एक बड़ा सा घर है और बाहर बड़े बड़े खेतों को हमने फेंसिंग के जरिए बंद कर रखा है। मेरे पिता कहते हैं कि पूरी दुनिया में इंसान खत्म हो चुके हैं। यहाँ से हम बाहर नहीं निकल सकते। अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो हमें हमेशा के लिए भागना पड़ेगा और एक न एक दिन हम मारे जाएंगे। इसलिए यहाँ अंदर रहकर हम जिंदा रह सकते हैं। पिछले 5 सालों से हम यहीं पर कैद होकर रह रहे हैं। 5 साल पहले हम किसी और देश में रहा करते थे। वहाँ से मेरे पिता मुझे यहाँ पर इमरजेंसी के तौर पर लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि हमें पिकनिक के लिए जाना है। घर का सारा सामान पैक किया था और यहाँ पर हम पहुँच आए थे। आज तक मेरे पिता ने जवाब नहीं दिया है कि हम कहाँ पर मौजूद हैं। मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखना नहीं आता, इसलिए मैं पता भी नहीं कर पा रहा हूँ कि हम दुनिया के किस हिस्से में आए हुए हैं। लेकिन मैं अपने पिता की बात को टाल नहीं सकता। उन्होंने मेरी जान बहुत बार बचाई है। हमने काफ़ी बड़े खेतों की तरफ फेंसिंग की हुई है। कंटीली तारें, बड़े बड़े पौधे लगा रखे हैं ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए। छोटे छोटे पौधे जो नए लगाए जा रहे हैं वो इसीलिए लगाए जा रहे हैं ताकि वहाँ से अंदर आने का कोई रास्ता ना बचे। 5 ही तो साल हुए हैं। पेड़ 5 सालों में ज़्यादा बड़े नहीं होते और ये कंटीली तारें कभी भी काटी जा सकती हैं। फिर भी अंदर हम खेती करते हैं, खाना उगाते हैं। जो जो चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हीं खेतों में उगाकर यहीं पर पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। मेरे पिता मुझे समझाते आ रहे हैं बाहर दुनिया में इंसान खत्म हो चुके हैं और जो बचे हैं वो भी हमारी तरह कुछ समय जिंदा रहने के लिए छिपकर इसी तरह बचे हुए हैं। हम बाहर नहीं जा सकते। मेरे पिता महीने में एक बार इस फेंसिंग को पार करके बाहर निकलते हैं। बाहर से सामान लेकर आते हैं। ये कचरा होता है, टूटा फूटा सामान जो कहीं गिरा मिल जाए। मेरे पिता इस सामान को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं और हर बार जख्मी होकर वापस पहुंचते हैं। बाहर क्या क्या हो रहा है मेरे पिता कभी नहीं बताते। वो हमेशा मुझसे कहते हैं जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम उसे मान नहीं पाओगे। बस इतना समझ लो, दुनिया खत्म हो रही है, इंसानियत खत्म हो रही है और हमें यहीं पर कैद होकर जिंदा रहना होगा, वरना हमारी मौत बहुत दर्दनाक हो सकती है। 5 साल इसी तरह से बीत चुके थे। मेरे पिता का कमरा, उसके अंदर मैं कभी जा नहीं सकता था। वहाँ पर ढेर सारी किताबें पड़ी थी। मेरे पिता किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे और वहाँ पर वो उन कागज़ों को छिपा कर रखते। वहाँ उस कमरे को ताला भी लगा कर रखते। मैं पूरे घर में जा सकता था, पूरे खेतों में घूम सकता था, लेकिन कंटीली तार को पार नहीं कर सकता था और उस कमरे में नहीं जा सकता था। कुछ नियम थे जो मुझे भी मानने पड़ते थे। अपने पिता की बात टाल थोड़ी ना सकता था मैं। लेकिन इस बार मेरे पिता, ये रविवार का दिन था, उन कंटीली तारों के आगे निकल कर गए थे। मेरे हाथ में एक रिवॉल्वर पकड़ा कर जाते थे हर बार और खुद वो बड़ी सी राइफल लेकर जाते थे। आज भी कुछ ऐसा ही था।
आधा घंटा लग जाता था हमें वो कंटीली तारें, वो कांटे, वो लकड़ियों को एक तरफ करने में। तब जाकर मेरे पिता खाली झोला लेकर बाहर की तरफ निकल जाते। मैं उन कंटीली तारों को, उन फट्टों को वहीं पर लगा देता और इंतज़ार करता। कभी कभी मेरे पिता शाम को आते और कभी कभी अगले दिन सुबह आते। मेरे पिता ने कहा हुआ था, रात के वक्त अगर वो भी इन कंटीली तारों के आगे खड़े हो जाएं तो मैं उन फट्टों को कभी न हटाऊं, क्योंकि रात के वक्त कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। जब भी बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, मैं तो अपने कमरे में जाकर छिप जाता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा उन कंटीली तारों के पास आकर कौन से लोग चिल्लाने लगते हैं। पिता ने तो कहा है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन ये कौन से इंसान हैं? मैंने कभी देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि मेरे पिता डरा दिया करते थे। आगे जाकर वो गोलियां चलाया करते थे उन लोगों पर, और वो लोग अंदर घुसने की कोशिश करते थे, फिर डरकर भाग जाते थे। आज मेरे पिता बाहर गए हुए थे और मैं शाम तक उनका इंतज़ार करता रहा। वो हर बार झोले में कुछ ना कुछ नया सामान लेकर आते, उससे मैं खेलने वाली चीज़ें बना पाता, पिता अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर पाते, और कभी कभी बाहर से अच्छा खाने पीने का सामान भी पिता लेकर आया करते थे। पता नहीं कहाँ से लेकर आते थे, लेकिन आज शाम तक वो वापस आए ही नहीं थे। तो मैंने उन फट्टों को कीलों से और भी पक्का कर दिया। अब रात को तो वो आने वाले नहीं, अगली सुबह ही आएंगे। और रात को मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। बहुत सारे लोग जैसे भीड़ बनाकर उन कंटीली तारों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों, ऐसा एहसास हो रहा था। पिता ने बताया हुआ था, जब भी ऐसे हालात हों तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। कंटीली तारों की कई परतें लगाई गई थी, चाहे जितनी भी भीड़ आ जाए उन कंटीली तारों के आगे निकल नहीं सकती। इन खेतों में हमने ढेर सारा सामान उगाया हुआ था, इसी को खाकर तो हम काम चलाते थे। कोई भी अगर अंदर आ जाए तो हमें यहाँ से भागने का मौका तक नहीं मिलेगा। सुबह मैं फिर से उन कंटीली तारों के पास पहुँच गया। वहाँ पर आसपास कई मरे हुए लोग देखे मैंने। पहले तो पिता गोलियां चलाया करते थे, शायद उस कारण लाशें बिछ जाती थी, लेकिन आज किसी ने गोली तक न चलाई थी और उन कंटीली तारों के पार कुछ लाशें पड़ी देख मैं घबरा सा गया था। मेरी नज़रें तो सामने थी, उस सड़क से चलकर आते मेरे पिता नजर आएंगे, लेकिन उस दिन की शाम भी हो गई और मेरे पिता आए ही नहीं। रात हो गई थी। फिर से मैंने कीलें पक्की कर दी और घर के अंदर आ गया। आज घर में बनाने के लिए ज़्यादा सामान नहीं था, मुझे खेतों से तोड़ कर आना था। पहली परत को पार करके मुझे आगे वाली कंटीली तारों के पास जाना था और वहाँ पर आलू और कुछ फसल काट कर लानी थी। कभी भी ये काम मैं नहीं किया करता था, हमेशा मेरे पिता किया करते थे। रात होने से पहले मैं उन आलूओं को ज़मीन से निकालने लगा, कुछ फसल को काटने लगा। पहली परत के पार वो आगे वाली कंटीली तारों के पास खड़े कुछ लोग मुझे दिखे जो इस तरफ घूर रहे थे। वो अंदर खेतों में नहीं आ सकते थे क्योंकि कंटीली तारें काफ़ी ऊपर तक लगाई गई थी, लेकिन मैं डरा हुआ उस तरफ लाइट भी नहीं मारना चाहता था। उनकी आंखें जानवरों की तरह चमक रही थी। इंसानों की आंखों में अगर लाइट पड़ जाए तो कोई रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करती, लेकिन जानवरों की आंखें कभी लाल रंग की तो कभी चमकीली सी नजर आती हैं। उन इंसानों की आंखें भी वैसी ही नजर आ रही थी और मैं डरता डरता जमीन से आलू निकालता जा रहा था। उसके बाद जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ गुर्राना शुरू किया, मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई थी। कोई भी इंसान इंग्लिश में बात नहीं कर रहा था, वो तो गुर्राते जा रहे थे जानवरों की तरह। कंटीली तारों के पास आए और वहां पर मैंने रिवॉल्वर उस तरफ कर दी। पिता ने मुझे समझाया हुआ था, जब भी ज़्यादा डर लगे तो उस तरफ गोली चला देना। मैंने भी एक आदमी की छाती की तरफ गोली चला दी। वो गोली सीधा छाती में जाकर लगी थी और खून का फव्वारा बाहर की तरफ निकला था। आम तौर पर एक गोली छाती पर लगने के बाद इंसान की टांगें काम करना बंद कर देती हैं और हम ज़मीन पर लुढ़क कर गिर जाते हैं, लेकिन उस आदमी की छाती पर गोली लगी थी और वो वैसा का वैसा ही खड़ा था। कंटीली तारों में हाथ फंसाए हुए वो कांटे उसके शरीर के अंदर घुस चुके थे, लेकिन फिर भी जैसे उसे दर्द नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी से आलू तोड़े और मैं घर की तरफ भागना शुरू हो गया।
वो आधी कंटीली तारों के पार निकल आया था। उसका शरीर कट गया था, फिर भी उसे दर्द नहीं हो रहा था। पीछे कई और लोग उसे देखते हुए उसके द्वारा बनाए गए रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और मैं उस परत के आगे निकल आया। उन फट्टों में कीले मैंने गड़ा दी और मैं देख रहा था। वो आदमी आधा छिल चुका था, गोली खा चुका था, लेकिन खेत के अंदर आ चुका था। पहली बार ऐसा हुआ था। मेरे पिता द्वारा बनाई गई उस दीवार को पार करके कोई अंदर तक आया था। मुझे पहले तो लगा वो आलू और फसल लेकर जाएगा। ज़रूर आसपास भी कुछ लोग हमारी तरह बचे होंगे और अब वो छीना झपटी पर उतारू हो जाएंगे और यहाँ से फसल लेकर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो साधारण इंसान थे ही नहीं। उन्हें फसल से जैसे फर्क ही नहीं पड़ता था। वहाँ आलू ही आलू थे जिनके बीच से भागकर वो मेरी तरफ आ रहा था। वो मुझे पकड़ना चाहता था, फसल लेना नहीं चाहता था। हमारे पास वाली ये परत काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, इसे वो पार कर नहीं सकता था और बहुत करीब आ चुका था। पीछे वाले उन लोगों के लिए भी उसने रास्ता बना दिया था। अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में ये ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पिता ने मुझे ये बताया था। अब उसे रोकने के लिए एक ही कोशिश थी। मैं उसके करीब गया, उसकी आंखों की तरफ देखने लगा और पहली बार ऐसे इंसान को करीब से देखा था। कटा फटा सा शरीर था, उसकी चमड़ी उधड़ चुकी थी, अंदर से हड्डियां नजर आ रही थी, लेकिन उसे जैसे दर्द नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मुर्दा हो जिसमें जान पड़ चुकी हो। माथे पर गोली मारी थी मैंने। जैसे ही उसके माथे पर गोली पड़ी, वो जैसे शिथिल शरीर बनकर जमीन पर पड़ गया, लेकिन पीछे 5 और लोग थे जो उसके बनाए रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये हमें सूंघ सकते हैं, हम जिंदा हैं, हमें सूंघ सकते हैं, पिता ने बताया है। और इंसान मांस भक्षी होना शुरू हो जाएंगे। जब उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो इंसानों का मांस खाना शुरू हो जाएंगे। जानवर भी खत्म होने की कगार पर हैं, इसलिए उनके सूंघने की शक्ति के ज़्यादा करीब नहीं पहुंचना है। भाग कर मैं घर के अंदर जाकर छिप गया और ऊपर वाली खिड़की से झांकता रहा बाहर की तरफ। आलू के उस खेत के अंदर वो इधर उधर भटकते जा रहे थे। उन्होंने वो अंदर आने का रास्ता चुन तो लिया था, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो कटीली तारें दोबारा वहीं पर जाकर फंस गई थी। हमने इस बाड़े को इतना बड़ा बनाया था कि बहुत मुश्किल से इसे पार किया जा सके। एक सेना भी आ जाए तो मुश्किल से इन तारों को काट पाए। और ये 5 अजीब से मुर्दे अंदर खेतों में घूम रहे थे। वो भले ही फसल को खराब कर रहे थे, लेकिन अब वो मुझे सूंघ नहीं सकते थे, इसलिए वहीं पर भगदड़ मचा रहे थे। कुछ समय बाद, 2 घंटे बाद, वो एक दूसरे को काटना शुरू हो गए, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी हो। उनके शरीर से मांस तो पहले ही उधड़ा हुआ था, लेकिन वो 5 एक दूसरे को काटने की कोशिश करते रहे। जोड़ियां बना ली थी उन्होंने। 2 आपस में लड़ते रहे और एक उन कटीली तारों से बाहर भागने की कोशिश करता रहा। आधी रात होते होते उनमें से सिर्फ 2 ही बचे थे और वो भी आपस में लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके शरीर के हिस्से टूट चुके थे। वो एक दूसरे को काट काट कर शरीर के अंगों को अलग कर चुके थे। एक की सिर्फ एक बाजू बची थी और दूसरे का आधा सर भी कट चुका था। अब वो एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे, दिन होने का इंतजार कर रहे थे। और जैसा कि बताया गया था, सूरज की रोशनी से इंसान ठंडे होने लगते हैं, लेकिन आज आंखों के सामने देख रहा था वो ठंडे नहीं हो रहे थे, वो गर्म हो रहे थे। उनके शरीर से भाप निकलना शुरू हो गई थी। सूरज की पहली किरणें जो ठंडी ठंडी सी होती है, जिनमें ज़्यादा गर्मी नहीं होती, वो भी उनके शरीर से भाप निकाल रही थी। और जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ आता गया, उनका शरीर सड़ना शुरू हो गया। उनके शरीर से अजीब सी आग निकल रही थी, आग की लपटें जो अंदर गैस होने के प्रमाण दे रही थी, और धीरे धीरे उनका शरीर जलकर राख बन गया। वो काली राख पहले बनी थी और सफ़ेद राख बाद में। उनका शरीर पूरी तरह से राख में बदल गया और वो मिट्टी के रंग के हो गए थे। पता नहीं चल रहा था कि वहाँ पर कोई इंसान गिरा होगा, और रात को जो दरिंदगी हुई है उसके निशान भी गायब हो चुके थे। सुबह इस रोशनी में फिर से मैं आगे वाले रास्ते पर पहुंच गया। अपने पिता का इंतजार करने लगा। 2 दिन बीत चुके हैं, मेरे पिता आ क्यों नहीं रहे?
वो तो बताया करते थे बाहर बहुत खतरनाक है, बड़ी मुश्किल से एक दिन में जो जो मिलता है वो लेकर वापस आना पड़ता है, बहुत मुश्किल होगी बाहर बिताने में, इसीलिए कभी कभी वो छिप जाया करते थे रात को और सुबह सुबह आ जाया करते थे। 2 दिन बीत गए, मेरे पिता आ ही नहीं रहे थे और दोपहर तक मैं फिर से इंतज़ार करता रहा और आंखें नम हो गई थी मेरी। शायद मेरे पिता के साथ कुछ बुरा हो चुका है। मुझे अपने पिता को ढूंढने के लिए बाहर निकलना होगा, मुझे खुद को बचाने के लिए बाहर निकलना होगा। जो काम मेरे पिता किया करते थे अब वो काम मुझे करना होगा। कई बार यहाँ पर फसल में बीज नहीं बचते, फसल खराब हो जाती है और वो फसल के बीज लेने के लिए भी पिता कभी कभी बाहर जाया करते थे। घर में इस्तेमाल होने वाला बहुत सारा सामान यहाँ खेतों में उगाया नहीं जा सकता, उसे लेने के लिए पिता बाहर जाया करते थे। अब मैं पिता के बगैर यहाँ ज़्यादा समय तक रह नहीं पाऊँगा, मुझे भी बाहर निकलना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे पिता का कमरा खोलना होगा। पिता ने कहा हुआ था चाहे जो हो जाए मेरा वो कमरा मत खोलना, लेकिन अगर कभी मुझे कुछ हो जाए और मैं वापस ही ना आऊं तुम वो कमरा खोल सकते हो। हर किताब को पढ़ना, हर चीज़ को समझने की कोशिश करना और उसके बाद अगर हिम्मत हुई तो ही बाहर जाना, वरना जितना समय अंदर बिता सकते हो अंदर ही बिताने की कोशिश करना। मैं अब सीधा अपने पिता के कमरे के अंदर पहुंच गया था। उस ताले को तोड़ने में काफ़ी समय लगा मुझे। आंखें मेरी नम थी, मैं चीज़ों को देख रहा था। ढेर सारी किताबें, ढेर सारे कागज़, वहाँ पर केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा था। मेरे पिता कुछ ना कुछ बनाने की जैसे कोशिश कर रहे थे। वो एक लेप बनाना चाहते थे, उन्होंने ये तो मुझे बताया था, लेकिन वो लेप करता क्या है उन्होंने ये नहीं बताया था। अब उन किताबों को मैं पढ़ना शुरू हो गया। वो मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हुए पन्ने थे जो आसानी से पढ़े जा सकते थे, लेकिन मैं जैसे जैसे उन्हें पढ़ता जा रहा था मैं उतना ज़्यादा डरता जा रहा था। मेरे पिता ने मुझे जो जो बताया था वो तो कुछ भी नहीं था। असलियत क्या है आज मुझे पता चल रही थी। मुझे इन किताबों में पता चला कि किस तरह से 5 साल पहले चीन की एक लैब में 2 वायरस निकले थे जो बाहर बुरी तरह से फैल गए थे। एक वायरस जिसके बारे में दुनिया जान पाई और एक वायरस जिसके बारे में दुनिया नहीं जान पाई, और पहले वायरस की छांव के नीचे ही छिपता चला गया वो। एक ऐसा वायरस जो बड़ी जल्दी फैल सकता था, उसके सहारे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मेरे पिता भी वहीं पर काम कर रहे थे, मैं 2 महीनों के लिए वहीं पर था। वहाँ वो वायरस अभी पूरी तरह से फैला नहीं था, लेकिन वहाँ के साइंटिस्ट इस बात को दबाना चाहते थे। 2018 की बात है ये, तब तो किसी को पता तक नहीं था कि ऐसा भयानक वायरस निकल सकता है, लेकिन उस लैब से सिर्फ एक ही वायरस नहीं फैला था, 2 वायरस फैले थे। दूसरे वायरस से शरीर में ऐसे बदलाव होते जो समय के साथ इंसान को बदलते जाते। वो मांस भक्षी होता जाता और उसके दिमाग की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपने आप खत्म होती चली जाती, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा हमेशा के लिए सही से काम करता जाता। उसे ना तो दर्द होता, ना ही किसी तरह का इमोशन होता, और उसके शरीर के अंदर वो वायरस बुरी तरह से फैल चुका होता। वो एक ज़ॉम्बी बन चुका होता जो मुर्दा होता। वो किसी को काट ले तो उसके अंदर भी वो वायरस चला जाएगा और वो भी ऐसा ही बनता चला जाएगा। इसकी काट है धूप। ऐसा इंसान, ऐसा वायरस धूप में ज़िंदा नहीं रह सकता, इसीलिए अंधेरे इलाकों में वो छिपकर रहना शुरू हो जाएंगे। मेरे पिता को उस समय पता चल गया था और वो वहाँ से भाग निकले। इसका इलाज ढूंढा नहीं जा सकता था क्योंकि सरकार ने उस लैब को ही बंद कर दिया। उस सारी चीज़ों को छिपा दिया गया, वहाँ पर सबूत मिटा दिए गए, और मेरे पिता जानते थे वहाँ से निकलने का सही समय है। इसीलिए वो एक ऐसे टापू पर पहुँचे जहाँ पर सस्ते में बड़ी सी ज़मीन खरीदी जा सकती थी। यहाँ पर उन्होंने एक टूटा सा घर लिया जिसे बाद में रेनोवेट करके बड़ा बनवा दिया। उनके पास जितने पैसे थे उनकी फेंसिंग ली, एक बड़ा सा बाड़ा बनाया ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए। उसके बाद जब वो सांस लेने वाला वायरस फैला, उसी के साथ वो दूसरा वायरस भी फैल रहा था। हर तरफ लॉकडाउन चलता चला गया। लोग समझ रहे थे वो पहले वायरस के कारण लॉकडाउन लग रहा है, असल में वो लॉकडाउन दूसरे ज़ॉम्बी वायरस के कारण लग रहा था जो हर तरफ फैलता जा रहा था। लोगों को मारा जा रहा था ताकि वो वायरस आगे ना फैल पाए।
वो सांस के जरिए नहीं फैलता था, काटने के रास्ते अगर शरीर में घुस जाए तो फैलता था। सलाइवा या खून की परत एक दूसरे से जुड़े तो फैलता था। इसीलिए सरकारें उन ज़ॉम्बीज़ को मारने में लग गईं ताकि वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। लेकिन वो किसी और रास्ते से आगे फैल रहा था जिसके बारे में वैज्ञानिक जान नहीं पा रहे थे। मेरे पिता यहाँ पर उस पर रिसर्च करते रहे। उनके पास जितनी जानकारी थी वो एक लेप बनाना चाहते थे जो शरीर पर उन वायरस को ख़त्म कर सके। सांस लेने वाले वायरस से ज़्यादा मौतें नहीं होंगी, मेरे पिता जानते थे, लेकिन दूसरा वायरस इंसानियत को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए हम यहाँ पर आ गए। एक किताब में ये भी बताया गया था कि मेरे पिता यहाँ से बाहर सामान ढूंढने के लिए जाते थे। ये एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पर भी ढेर सारी दुकानें बनी हुई थी। एक छोटा सा शॉपिंग मॉल बना हुआ था। यहाँ पर भी वो वायरस बड़ी तेज़ी से फैला था, लेकिन मेरे पिता ने यहाँ पर घर चारों तरफ से बंद कर लिया था। इसके बाद मेरे पिता बाहर निकलते हैं, जो भी पुराना सामान पड़ा है उसे उठाकर लाते हैं, लेकिन उन भयानक जानवरों से भी बचना पड़ता है जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। उन इंसानों से भी बचना पड़ता है जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। वहाँ पर हल्की हल्की आवाज़ करनी पड़ती है क्योंकि वो आवाज़ से सतर्क हो जाते हैं। वो रोशनी में बाहर नहीं निकलते क्योंकि उनका शरीर सड़ने लगता है। लेकिन अगर हम अंधेरे के कुछ करीब हों, भले ही धूप में हों, वो हमें घसीट कर उस अंधेरे में ले जाती हैं। और शॉपिंग मॉल और दुकानें तो हमेशा छाँव में ही होती हैं, इसीलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अगर तुम ये किताब पढ़ रहे हो तो तुम्हें अब बाहर जाना होगा। तुम्हें ज़िंदा रहने की कोशिश करनी होगी, और अगर इस आइलैंड से बाहर निकल पाओ तो भी सही होगा। लेकिन उसके बाद तुम जहाँ पर पहुँचोगे वो जगह सही मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। मैं इन किताबों को पढ़कर सन्न सा हो गया था। मेरे पिता का वो लेप बन ही नहीं पाया था। वो एक वैज्ञानिक थे और ये काम अधूरा छोड़ पाए थे। यहाँ पर उनके पास मशीनें तक नहीं थी, लेकिन मैं समझ गया था बाहर क्या हो चुका है। अब यहाँ पर बंदी बनकर मैं ज़्यादा समय तक नहीं रह पाऊँगा। बाड़े की पहली फेंसिंग उन भयानक से इंसानों ने काट डाली थी, जिसके बाद वो और अंदर घुस सकते थे। शाम तक मैं इंतज़ार करता रहा, उस बाड़े को ठीक करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे पास कंटीली तारें और नहीं थे। वो बाहर से पिता लाया करते थे, मुझे नहीं पता कहाँ से लाते थे। लेकिन अब मेरे पिता भी जा चुके थे, तो मैं उन कटीली तारों को ठीक नहीं कर पाया, और आज की रात अंदर वाली परत को काटने की कोशिश भी वो इंसान करते रहे। वो ज़ॉम्बीज़, वो मुर्दे आज अंदर तक आना चाहते थे। उन्हें जैसे मेरे शरीर की सुगंध आ गई थी। यहाँ पर रास्ता बन चुका था और अंदर घुसने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन आज की रात बड़ी मुश्किल से निकल पाई, वो अंदर घुस नहीं पाए। उन्होंने तारों को तो काट दिया था जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता था। अब इस घर को छोड़कर मुझे जाना होगा। उन्हें पता चल गया है कि मैं यहाँ पर छिप कर रहता हूँ। मुझे जो भी खाने का सामान है उन्हें बैग में लादना है और बाहर निकल जाना है। शायद कुछ समय में बाहर रहूँगा तो ये मुर्दे यहाँ से दूर चले जाएंगे। शायद बाहर मुझे ऐसा सामान मिल जाए जिससे मैं रिपेयर कर पाऊँ इस बाड़े की, इन फेंसिंग की, और मैं यहाँ पर आगे की ज़िंदगी बिता पाऊँ। लेकिन यहाँ से बाहर जाना अब आखिरी रास्ता बन चुका है। मुझे वो हिम्मत दिखानी होगी जो हिम्मत मेरे पिता दिखाया करते थे। अगली सुबह मैंने वो कच्चे आलू ही बैग में भर लिए थे। फसल को भी भर लिया था। अंदर पका हुआ खाने का सामान जो हम कई महीनों तक चलाते थे उसे भी बैग में भर लिया था। उस सामान को लिए, वो रिवॉल्वर को लिए, अब मैं उन फेंसिंग को काट रहा था। मैं डर रहा था। यहाँ से बाहर जाने की हिम्मत पिछले 5 सालों में मैंने नहीं की थी। मेरे पिता डराया करते थे और आज मुझे अकेले बाहर की तरफ जाना था। तब भी मैं इंतज़ार कर रहा था मेरे पिता वापस आ जाएं, लेकिन अब वो आ नहीं रहे थे। शायद उन्हें ढूंढना था मुझे बाहर जाकर, वो जिंदा मिल जाएं, यही आस थी मेरी। उन फट्टों को काटने में मुझे आधा घंटा लग गया और पूरा रास्ता बनाकर मैं आगे की तरफ निकला। पीछे उन फेंसिंग को भी जितना बंद कर सकता था मैंने किया। वो अंदर से बंद होती थी, लेकिन बाहर से भी कुछ लकड़ियों को फंसा दिया ताकि पूरी भीड़ अंदर ना घुस पाए। उस रास्ते से बाहर की तरफ जा रहा था। इस दुनिया को पहली बार देख रहा था मैं। आगे डरता डरता गया मैं।
पेड़ों के नीचे छांव थी, वहां पर भी डर रहा था मैं। उस धूप के बीच में ही रह रहा था, उस सड़क के किनारे ही चल रहा था मैं। जहां भी आसपास के किसी घर में आवाज आती मैं ठिठुर सा जाता, एक ठंडी लहर शरीर में फैल जाती, मैं डर जाता कहीं ये वैसा ही कोई शैतान, वो मुर्दा ना निकल आए जो मुझे दबोच ले और नोच नोच कर खा जाए। आंखों से देखा था मैंने किस तरह ये दरिंदे एक दूसरे को नोच डालते हैं। ये इंसानी मांस भक्षी बन चुके हैं। मैं दोपहर तक चलता रहा था। आसपास के घरों के आगे अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आनी शुरू हो गई थी। सड़कों पर ही कारें पड़ी हुई थी, मोटरसाइकिल पड़े थे, कुछ को जंग लग चुका था जबकि कुछ बिल्कुल चमकते लग रहे थे। वहां पर नए नए कपड़े भी गिरे हुए थे और उन पर खून से सने हुए दाग दिख रहे थे। शायद ये उन मांस भक्षियों के कपड़े होंगे या इंसानों के जिन्हें उन्होंने नोच नोच कर खा डाला। मैं वहां चलता हुआ आगे बढ़ रहा था और जैसे ही मुझे भूख लगी मैं बिल्कुल एक चौराहे के बीच में बैठ गया। वहां खाना खा रहा था। आसपास से उन बिल्डिंग से आ रही आवाज़ें मुझे डरा रही थी और वहां पर सूरज की रोशनी ही मुझे बचा रही थी। वहां सबसे बुरा क्या हो सकता है? बादलों का आना। वहां वैसा ही हुआ। जब मैं वहां खाना खा रहा था और पकी हुई ब्रेड के ऊपर एक पानी की बूंद गिरी तो मेरी आंखें ऊपर की तरफ उठ गईं। बादल घिर रहे थे। ये बारिश का मौसम आ रहा था और मैं थर थर कांपना शुरू हो गया। रात के समय ये बाहर निकलते हैं और अब मुझे छिपने का रास्ता ढूंढना होगा। मेरे पिता भी तो यही करते होंगे जब वो सुबह को आते होंगे। यहाँ छिपने के लिए कौन सी जगह ढूंढूं? और जो भी जगह मुझे ढूंढनी होगी उसमें मुझे मांस भक्षी नहीं मिलना चाहिए। मैं अब एक छोटी सी दुकान के अंदर जा रहा था। ये एक टैटू बनाने वाली दुकान थी। किसी समय यहाँ पर बहुत भीड़ लगती होगी, लेकिन अब तो यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। उसके अंदर कदम रखने से पहले मैं पत्थर फेंक कर ये पता करना चाहता था कहीं अंदर कोई मांस भक्षी इंसान तो नहीं। मैंने 2-3 बार पत्थर मारे, वहाँ अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं उसके बाद भागकर अंदर पहुँच गया। मैं बाहर से जंगले वाले उस शटर को लगा चुका था और उसको भी धीरे धीरे लगाया ताकि बाहर ज़्यादा आवाज़ें ना आए। लोगों के चीखने की, चिल्लाने की, गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी जो इस बात का सबूत थी यहाँ पर वो बाहर आ रहे हैं। मैं शटर के रास्ते छोटे से छेद से बाहर देख रहा था। कदम दिखने शुरू हो गए थे उन बिल्डिंग से। वो मांस भक्षी बाहर आ चुके थे। वो बाहर आकर इस तरह से इतरा रहे थे। वो इधर उधर उस ज़मीन को सूंघ रहे थे जैसे इंसान की सुगंध उन्हें आ गई हो। सूंघते सूंघते 5 लोग इस शटर की ओर बढ़ने लगे थे और मैं कांपता जा रहा था। दिन की रोशनी में धूप के ऊपर अगर बादल आ गए हों तो आपकी क्या गलती? मैं तो फंस ही गया था। अब इसके बाद अगर शाम पड़ गई और अंधेरा हो गया तो बहुत लंबा समय इनसे बचने में मुश्किलात होगी मुझे। वो बाहर इस तरह से सूंघ रहे थे जैसे वो सब कुछ जान गए हो। धीरे धीरे वो 10 से 15 लोगों की भीड़ वहाँ घूमना शुरू हो गई। वो शटर के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे और उसके बाद उन्होंने वो जंगले वाले शटर को खींचना शुरू हो गया। भले ही ये लोहे का शटर था, लेकिन अगर 10 लोग उसे खींचने में लग जाएं तो आप क्या करेंगे? अंदर मैं चीख तक नहीं रहा था। आंखों से मेरे आंसू निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था मौत करीब है। इस रिवॉल्वर में सिर्फ 6 ही गोलियां हैं। मैं 6 लोगों को तो मार सकता हूं, लेकिन बाकियों के साथ क्या करूंगा? लेकिन उम्मीद की किरण वहां पर नजर आई। 1 घंटे बाद वो हल्की हल्की बूंदाबांदी रुक चुकी थी। बादल थोड़े थोड़े छंटने शुरू हो गए थे। ऊपर से आ रही हल्की हल्की धूप जो उन बादलों को चीरती हुई नीचे तक पहुंच रही थी, उनके शरीर से भाप ऊपर की तरफ उठा रही थी। उन्हें थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन अगर वो शटर को ही तोड़ गए तो इस अंधेरे में मुझे घेर कर नोच डालेंगे और उन पर धूप तक नहीं पड़ेगी। वो ऐसा ही करना चाहते थे। बाहर से वो 10 लोग कोशिश कर रहे थे जबकि 5 तो भाग चुके थे धूप के डर से। मैं अंदर से गोली चलाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से डरा हुआ रोए जा रहा था। तभी बाहर से गोलियों की आवाज़ें शुरू हो गई। ये कोई मशीन गन की आवाज़ें थी।
बार बार चल रही वो गोलियां इन्हें लाशें बनाकर नीचे गिरा चुकी थी और ऊपर से भाप उठ रही थी इनके शरीर से। ये सर पर गोली खाने के बाद हिलते रह जाते हैं और नीचे तड़प तड़प कर मर रहे थे, लेकिन बड़ी जल्दी नहीं मरते जैसे इंसान सर पर गोली लगने से मरते हैं। इनके दिमाग का लगभग 90% हिस्सा तो गल चुका होता है, 10% बचता है जो सिर्फ भूख का एहसास कर पा रहा है। इसीलिए ये लोगों को मारते हैं। लेकिन पीछे से आ रहे 3 लोग इन्हें मारकर जैसे मुझे बचाने के लिए आए थे। मैं उनके कहने पर भी शटर नहीं खोल रहा था। हो सकता है ये भी नरभक्षी हों, इन्होंने थोड़ी नई तकनीक की इजाद कर ली हो, इनके दिमाग का बड़ा हिस्सा काम कर रहा हो। उनसे बातें करने लगा था और वो भी मुझसे बातें करके समझा रहे थे, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हमारे साथ चलना होगा। वो आगे वाली बिल्डिंग, वो पूरी बिल्डिंग हमने बंद कर रखी है। वहाँ ऊपर ना कोई चढ़ सकता है, बाहर से ना कोई आ सकता है। ऊपरी मंजिल पर फसल लगा रखी है, ढेर सारा खाने का सामान बचा रखा है। हम बाहर निकलते हैं गाड़ियों से और सामान लेकर अंदर उसे बंद कर देते हैं। उनसे बातें करने के बाद उन पर यकीन हुआ और मैं उन्हीं के साथ चल पड़ा। वो मुझे उसी बिल्डिंग के अंदर ले गए थे। वहाँ उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग थे, 50 से ज़्यादा लोग, और वो वहीं पर रह रहे थे। वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, गाड़ियों से बाहर से सामान लेकर आते हैं और खाने का सामान अंदर ही छिपा लेते हैं। मैं उनसे बातें कर रहा था कि मेरे पिता वो वहाँ बाड़ा बनाकर रहते हैं, हम दोनों वहाँ पर रह रहे थे। वो महीने में एक बार बाहर निकलते हैं, लेकिन अब निकले वापस ही नहीं आए। वो भी मायूस थे क्योंकि वो मेरे पिता को जानते थे। यहाँ से निकलते हुए मेरे पिता को उन्होंने भी कई बार देखा था। कई बार तो वो भी सामान दे दिया करते थे, लेकिन मेरे पिता को आगे जाते हुए उन्होंने देखा, वापस आते हुए उन्होंने नहीं देखा। मुझे खुशी हुई, मैं ये जान गया था मेरे पिता किस दिशा में गए हैं और मुझे उसी दिशा में आगे भी बढ़ना था। लेकिन वक्त शाम का हो चुका था, इसके बाद सीधा अंधेरा होगा और उन्होंने कहा तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, तुम आगे नहीं जा सकते, आगे जाओगे तो फंस जाओगे। वो रात मैंने उसी बिल्डिंग में गुजारी थी। मैं अपने घर से भी बहुत दूर था, अब वापस भी नहीं जा सकता था और अगली सुबह खाने का कुछ सामान उनसे लेकर आगे की तरफ बढ़ चला। मैं उन्हें भी बता रहा था इनसे छिपा नहीं जा सकता, इन्हें खत्म ही करना होगा। लेकिन इस टापू में बुरी तरह से फैल चुका था ये वायरस। अब मैं आगे की तरफ बढ़ निकला था। उस शहर से भी आगे निकलते निकलते दोपहर हो गई। ये बिल्कुल खाली सा मैदान था। यहाँ छांव के लिए एक पेड़ भी नहीं था और यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन एक डर भी लग रहा था। अगर यहाँ अंधेरा होगा तो छिपने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। ये डर मुझे अंदर से सता रहा था। लेकिन एक जगह बैठकर मैं वो खाना खाने लगा। उन लोगों ने ढेर सारा खाना दिया था। ये टापू ज़्यादा बड़ा नहीं है और एक किनारे तक मैं पहुँच सकता हूँ। मेरे पिता ने उस किताब में एक नक्शा बना रखा था, एक बीच का नक्शा। उसी रास्ते से हम आए थे और उसी रास्ते से बाहर निकला जा सकता है। वहाँ पर एक बड़ी सी बोट मुझे मिलेगी और उस बोट तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त भी करनी पड़ेगी। रास्ता काफ़ी लंबा है और मैं खाना खाने के बाद फिर से चलना शुरू हो गया। मुझे कोई ऐसी निशानी चाहिए थी जिससे मैं अपने पिता को ढूंढ पाता। उसके बाद मैं इस टापू से ही बाहर निकलना चाहता। यहाँ इस टापू में लॉकडाउन लगा हुआ है। शायद आम जनता को यही शब्द सुनाया जाता होगा। उन्हें ये पता ही नहीं, साधारण वायरस के साथ जो अजीब ज़ॉम्बी वायरस है, लॉकडाउन उसके कारण लगता है। मैं अब चलता चलता कुछ बंजर सी ज़मीन के बीच से निकल रहा था। आसपास ढेर सारे पत्थर पड़े थे। आसपास मुझे गुफाएं भी नज़र आ रही थी जिनके अंदर से गूंज बाहर की तरफ आ रही थी। शायद बहुत अंदर तक कुछ इंसान हो, शायद वो नरभक्षी हो। मेरी चाल तेज़ हो चुकी थी क्योंकि इस इलाके से मैं बाहर निकलना चाहता था। यहाँ बुरी तरह से फंस सकता था मैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। काले कपड़े पहने कुछ आदमी उन पहाड़ियों पर खड़े जैसे इंतज़ार कर रहे थे किसी का। मैं देख पा रहा था कि वो इंसान है, धूप में खड़े हैं, यकीनन उनसे बात करना अच्छा रहेगा। लेकिन वो नरभक्षी थे जिन्होंने काले रंग की चमड़ी के इस तरह के कपड़े बना रखे थे ताकि उन पर धूप पड़े ही ना। वो ऐसे बड़े बड़े चोले पहने, हाथ में बड़े बड़े हथियार लिए जैसे चीरने का इंतज़ार कर रहे थे।
उनके बड़े दिमाग का हिस्सा शायद क्षतिग्रस्त नहीं हुआ होगा, या वो वायरस भी म्यूटेट कर गया होगा और शक्तिशाली बन गया होगा। जैसे ही मुझे निकल कर जाते हुए उन्होंने देखा, वो भागने लगे थे। बड़ी सी चट्टान के ऊपर से एक ने छलांग लगाई और नीचे गिरते ही उसकी 2 टांगें शरीर से अलग हो गई थी, लेकिन आधा धड़ लिए ही हाथों के सहारे वो पीछे भागने लगा था। मैं उससे बचने के लिए तेज भाग रहा था, लेकिन बाकी उन चट्टानों से घिसटते घिसटते नीचे आ रहे थे। ये 10 से ज़्यादा लोग थे जो मेरा पीछा कर रहे थे। 2-3 के सर पर गोलियां मैंने मार दी थी और 2 गोलियां मैं वेस्ट कर चुका था। मेरा निशाना ही नहीं लगा। एक ही गोली बची थी, उसका सही इस्तेमाल करना चाहता था तो मैंने रिवॉल्वर जेब में डाल ली। अब भी 6-7 लोग मेरे पीछे थे। मैं आगे की तरफ भाग रहा था और सोच रहा था अब करूं तो करूं क्या, इनका मुकाबला कैसे करूं। साधारण इंसानों की तरह तेज भाग रहे थे। उनकी रफ्तार मुझसे कुछ ही कम थी, लेकिन वो थक नहीं रहे थे। मैं थकता जा रहा था, वो मुझे घेरते जा रहे थे। लेकिन तभी मैंने भी दिमाग लगा लिया। आगे कुछ लकड़ियां पड़ी थी और आगे से उन्हें तीखा करने के बाद उनका इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अगर दुश्मन निडर हो, सामना करना बहुत मुश्किल भरा होता है। मैं उनके शरीर पर जख्म नहीं करना चाहता था, उनके कपड़े फाड़ना चाहता था और उन लकड़ियों का इस्तेमाल मैं इसी तरह से करने लगा। धूप बहुत ज़्यादा तेज थी और उनके कपड़े जैसे ही फटते, वो धूप की किरणें उनके शरीर के अंदर उनके खून को उबालने लगती। वो भाप बनकर बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता और ये दर्द वो सहन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वो म्यूटेट हो रहे थे, अपने दिमाग का ज़्यादा बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर पा रहे थे, वो दर्द का भी आभास कर पा रहे थे। साधारण नरभक्षियों की तरह नहीं। कटे हुए उनके कपड़े उनकी चीखों को निकाल रहे थे। 7 लोग मेरा शिकार इस तरह से कर रहे थे जैसे किसी हिरण के बच्चे के चारों तरफ लकड़ बखे उसे मारने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ चीखों की आवाज़ मेरी नहीं, शिकारियों की आ रही थी। मैं उनके शरीर पर नुकसान पहुंचाए जा रहा था, उनके कपड़े फाड़े जा रहा था और वो अब मुझसे बचने लगे थे। मुझसे बचकर वो फिर से उन पत्थरों के बीच में छिप गए और वहां से मुझे घूरने लगे। मैं समझ गया था वो इंतजार करेंगे रात होने का, तब मैं क्या करूंगा। वहां से आगे की तरफ भागना शुरू हो गया था मैं। वो भी पत्थरों से निकलते और नई जगह पर छिप जाते। वो मेरे पीछे आ रहे थे, रात का इंतजार कर रहे थे। मुझे इस बीहड़ से बाहर निकलना था। मुझे एक किनारे तक जाना था और आगे घने पेड़ आ गए थे। उन पेड़ों के नीचे काफ़ी ज़्यादा छाँव थी। मैं उस रास्ते का चुनाव ही नहीं कर सकता था। मैं अब ढूंढने लगा एक ऐसा रास्ता जहाँ पर धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो। शाम का वक्त हो चला था और डर के मारे मेरा बुरा हाल था। भूख भी मुझे लगी हुई थी। मैं उनसे लड़कर आया था। मैं अब पेड़ों के बीच से छिपता छिपाता धूप के रास्ते ही आगे बढ़ने लगा और उनकी भीड़ भी जैसे उस छाँव का सहारा बनाते हुए मेरा पीछा कर रही थी। मैं नहीं जानता था यहाँ से आगे बढ़ने में अब कितनी मुश्किल होने वाली है या मौत बहुत करीब है, लेकिन उस नक्शे के मुताबिक ये समंदर का तट होना चाहिए। तट पर पहुँचना होगा। तट के आगे पानी होगा और पानी में ऐसे नरभक्षी जिंदा नहीं बच पाएंगे। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। मुझे आगे तट नज़र भी आया, लेकिन नई परेशानी आ गई। यहाँ पर हाथों में बंदूकें लिए लोग गोलियां चला रहे थे। मेरे करीब से कई गोलियां निकली और मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। पीछे वो नरभक्षी इंतजार कर रहे थे अंधेरा होने का। मैं तट पर पहुंच नहीं पा रहा था। जैसे ही कदम बढ़ाता आगे से गोलियां चलनी शुरू हो जाती। मैं अब किसी तरह से बचता हुआ एक तरफ गया और चीखे मार कर कहने लगा, मुझे मत मारो, मैं इंसान हूँ, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। उन्होंने मेरी बात को समझा और मेरे करीब आए। वो चोले पहने लोग लाशों के रूप में बदल गए थे क्योंकि गोलियों से उन्हें भून दिया गया था। ये वो सर्वाइवर थे जो यहाँ तट पर रहा करते थे। मैं उनसे जानना चाहता था, आखिर यहाँ पर कोई इंसान आया जो यहाँ से आगे निकला। वो मेरी तरफ देखते रह गए थे। मुझे एक तरफ लेकर गए, उस तट से काफ़ी दूर। वहाँ एक जेल सी बनाई गई थी जिसमें नरभक्षियों को रखा गया था जो इन्फेक्टेड थे। एक तरफ एक पट्टे में बंधे मेरे पिता जो इन्फेक्टेड हो गए थे।
मैं उनके करीब जाकर उन्हें गले लगाना चाहता था, लेकिन वो मुझे नोचना चाहते थे। ये वायरस ही कुछ ऐसा है, दिमाग पर असर करता है, याद ही नहीं रहने देता हम क्या हैं। मेरे पिता को इस हालत में देख मेरी जैसे अंदर से रूह कांप गई थी और मैं रोता रोता वहाँ से दूर निकल आया था। जिनकी तलाश में यहाँ तक आया था उन्हें वापस ले जा नहीं सकता था। कोई इलाज नहीं है इसका। ये इंसानियत के अंत की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम है। मैं अब और आगे जाना चाहता था, तट की तरफ। मैं उस नक्शे के सहारे आगे बढ़ रहा था और मुझे उन लोगों ने बताया मेरे पिता काफ़ी पहले इन्फेक्टेड हो गए थे, शायद उन गुफाओं के पास से निकलते हुए। यहाँ तक आते आते वो इन्फेक्टेड हुए। उन्होंने बात की, लेकिन एक ही रात के अंदर उनके शरीर में वो वायरस फैल गया और वो अजीब हरकतें करने लगे। उन्हें भी पट्टे में डालकर एक जंगले में रख दिया गया। वो अब भी जिंदा थे। शायद वो लोग सोच रहे थे कि कभी तो इंसान ठीक भी होंगे, वो इंतज़ार कर रहे थे। वो रात मैंने उन्हीं के साथ वहीं पर गुजारी थी। उन्होंने भी बड़े बड़े बाड़े लगाए हुए थे। समंदर का पानी पास से ही आता था, तो उन्होंने वहाँ पर खेत बना रखे थे। उन्होंने बताया उस समंदर के पानी के अंदर से भी इन्फेक्टेड जीव बाहर निकलते हैं जो काटने की कोशिश करते हैं। वहाँ हर तरफ ये वायरस फैल गया है, बहुत भयानक, जो इंसानियत को ख़त्म करने की कगार पर पहुँचा रहा है। लेकिन मुझे अपने पिता की बातों पर यकीन था। मैं समंदर के तट पर जाना चाहता था। वो मुझे मना कर रहे थे और अगली सुबह मैं तट की तरफ निकल पड़ा। एक खास जगह, उस तट से आगे बोट के सहारे छोटा सा एक और टापू आता है जिसमें रहा नहीं जा सकता। कोई इंसान वहां पर नहीं मिलेगा। वहां पहुंचने के बाद मुझे बड़ी सी बोट मिली जो झाड़ियों के बीच छिपाई गई थी। एक तरफ पेट्रोल रखा गया था और उसको भरकर मैं उस बोट को लेकर आगे निकल सकता था। नक्शे में बयां किया हुआ था मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से आए थे हम। शायद वो दुनिया अब भी बची हो, शायद वहाँ पर कोई इलाज बन गया हो। साल 2023, मैं यूनाइटेड स्टेट्स के उस कोने तक पहुँचा था। मैं जान गया था किस टापू पर हम रहा करते थे। यहाँ पहुँचते ही समंदर पर धूप सेकते हुए इंसान मिले मुझे। ज़ॉम्बी कोई नहीं था। यहाँ किसी को भनक तक नहीं थी क्या क्या हो चुका है। लॉकडाउन जहाँ जहाँ लगा है वहाँ कैसी स्थिति है। वहाँ साधारण लोग और मैं उन्हीं के बीच घुल मिल सा गया। आज 2023 में मैं साधारण जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन आज भी जब टीवी पर खबर आती है लॉकडाउन कुछ इलाकों में लग चुका है, मैं थर्रास आ जाता हूँ। उस टापू की जानकारी कहीं मिलती ही नहीं, ना गूगल मैप पर, ना ही टीवी में कोई खबर आती है। उसे वीरान छोड़ दिया गया है। हर वो इलाका जो इन्फेक्टेड हो चुका है उसे वीरान छोड़ दिया गया है। किसी जगह युद्ध का बहाना लगाकर हमले किए जा रहे हैं और इन्फेक्टेड लोगों को मारा जा रहा है, तो कहीं पर वायरस फैलने के कारण लोग मर गए ये कहा जा रहा है। असलियत पूरी दुनिया को बताई नहीं जा रही, हम सिमटते जा रहे हैं। युद्ध तो सिर्फ एक बहाना है, इन्फेक्टेड लोगों को अंत करके आना है। मैं आज भी रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या इसका कोई इलाज है या नहीं। मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता और मैं भी छिप कर रहना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और मुझे इसके बारे में पता है। किसी को ये पता चल गया तो मुझे मौत के घाट उतार देंगे। आप मुझ पर यकीन करेंगे या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन जिन हालातों में मैं निकल कर आया हूँ मैं खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को। लेकिन कब तक? क्या वो वायरस यहाँ भी फैलेगा? क्या वैसा लॉकडाउन यहाँ भी लगेगा? क्या बचे हुए इंसान आगे पीढ़ी बढ़ा पाएंगे या जीत होगी उस भयानक वायरस की? इन सवालों के जवाब भविष्य में मिलेंगे और मैं इलाज का इंतज़ार आज भी कर रहा हूँ। शायद आज भी मेरे पिता उस टापू पर वो ज़ॉम्बी बनकर रह रहे होंगे और उन्हें बचाने के लिए एक कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगा। कहीं ये गड़बड़ ना हो जाए और वहाँ से मैं वो वायरस बाहर कहीं ना ले आऊँ। मैं भविष्य में क्या करूँगा समझ खोती जा रही है मेरी।